हेलो शाह सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 का शीर्षक है दिए जल उठे। दिए जल उठे नामक इस पाठ में लेखक ने जो है गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने की जो यात्रा की गई थी दांडी की, उससे पहले जो तैयारी की थी उस यात्रा की, उसका वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि जी के अलावा भी बहुत सारे नेता थे जिन्होंने दांडी कूच में अपना योगदान दिया था। दांडी कूच में सभी सत्याग्रहियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, कैसे सभी ने मिलकर जो है सभी कठिनाइयों का सूझबूझ के साथ निवारण किया था, इन्हीं सभी बातों के बारे में जो है लेखक इस पाठ में हमें बता रहे हैं। तो चलिए दांडी यात्रा की उस तैयारी के बारे में हम भी जानते हैं और इस पाठ को शुरू करते हैं। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। आग्रह कहा जाता है प्रार्थना को या विनती को। अब लेखक यहाँ पर रास नामक किसी जगह के बारे में बता रहे हैं कि रास में जो है एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था जिसने वो सारा दृश्य देखा था। लेखक यहाँ किस दृश्य की बात कर रहे हैं? दांडी यात्रा से पहले की जो तैयारियां थी उसका साक्षी जो है लेखक यहाँ पर एक बूढ़े बरगद के पेड़ को बता रहे हैं कि वो बूढ़ा बरगद का जो पेड़ था जो रास में स्थित था, उसने जो है पूरा दृश्य देखा था उस तैयारी का। लेखक यहाँ पर यह भी बताते हैं कि दांडी यात्रा के दौरान जो तैयारी की गई थी उसके सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो 7 मार्च को रास पहुंचे थे। अब वल्लभ भाई पटेल जो है रास पहुंचकर कोई भाषण नहीं देना चाहते थे, लेकिन लोगों ने जब उनसे प्रार्थना की, उनसे विनती की कि वे जो है इस तैयारी के बारे में उन्हें कुछ बताएं, तो लेखक कहते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने जो है लोगों के सामने तैयारी के बारे में जो है कुछ 2 शब्द कहना स्वीकार किया, यानी उन्होंने भाषण देना वहां पर स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। मजिस्ट्रेट होता है गिरफ्तार कर लिया गया। मजिस्ट्रेट होता है फौजदारी अदालत का जो अफसर होता है, और निषेधाज्ञा होता है निषेध संबंधित आज्ञा, यानी मनाही का आदेश, यानी किसी चीज को ना करने की जो आदेश होता है जब वो निकाला जाता है तो उसे निषेधाज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जो हैं उन्होंने अपने भाषण में सभी से कहा कि भाइयों और बहनों, क्या वे सभी जो हैं सत्याग्रह करने के लिए तैयार हैं? लेकिन लेखक बताते हैं कि इसी बीच जो फौजदारी अदालत का जो अफसर था उन्होंने जो है निषेध संबंधित आज्ञा निकाल दी और इसी के तहत जो है पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि भाषण देना जो है या फिर कोई सभा करना, ये सब जो है अब जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसी बीच जो है ये कानून निकाला था जब जो पटेल हैं वो भाषण दे रहे थे, तो इसी के कारण जो है पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने जो है मनाही का। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलिंडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। अब लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि जो पटेल की गिरफ्तारी की गई थी वो रास के जो स्थानीय कलेक्टर थे शिलिंडी, उनके आदेश पर की गई थी। और यहाँ पर लेखक शिलिंडी के बारे में ये भी बताते हैं कि पिछले आंदोलन में जो है पटेल ने शिलिंडी को अहमदाबाद से भगा दिया था, तो हो सकता है कि उसी का बदला लेने के लिए जो है उन्होंने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश निकाला हो। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को 500 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद के साबरमती जेल ले जाया गया। अब लेखक बताते हैं कि जो 8 लाइन का अपना फैसला वो स्थानीय कलेक्टर को लिखना था, उसके लिए उन्होंने 1.5 घंटे का समय लिया और इसके लिए जो है पटेल को सजा के रूप में 500 रुपए जुर्माना हुआ और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। और अपनी सजा को पूरा करने के लिए पटेल को अहमदाबाद में जो स्थित साबरमती जेल है वहां ले जाया गया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दें। कबूल होता है स्वीकार करना।
अब लेखक बताते हैं कि जब वल्लभ भाई पटेल को पुलिस के पहरे में जो है बोरसद की अदालत में पेश किया गया, तो वहां पर जो है वल्लभ भाई पटेल ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया कि उन्होंने जो है मनाही के आदेश की अवहेलना की है, उन्होंने जो है उस आदेश को ना मानते हुए जो है भाषण दिया है, सभा की है, उसका उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। और अब जज को जो है ये समझ में नहीं आ रहा था कि पटेल को जो है किस धारा के तहत जो है सजा दी जाए और कितनी सजा उन्हें दी जाए। साबरमती आश्रम में सजा उन्हें दी जाए। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। उन्होंने कहा कि इस दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। क्षुब्ध होता है अशांत या नाराज। अब लेखक बताते हैं कि साबरमती आश्रम में जो है गांधी जी को पटेल जी की गिरफ्तारी की जो सूचना है वो दी गई और उन्हें ये बताया गया कि पटेल को जो है सजा हुई है, उन्हें जो है साबरमती जेल लाया जाना है, ये सूचना उन्हें दी गई। अब गांधी जी जो है पटेल की जो ये गिरफ्तारी थी उससे बहुत ज्यादा अशांत हो गए थे, उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि जो उनकी ये दांडी यात्रा है उसकी तारीख अब बदल सकती है, क्योंकि उन्हें अब ये अंदेशा हो रहा था कि जो सरकार है वो उनकी यात्रा को, इसलिए उन्होंने कहा कि उनके जो अभियान की ये तारीख है जो 12 मार्च है उससे पहले भी जो है हम इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं, इसका उन्होंने अंदेशा दे दिया। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रम वासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। अब लेखक बताते हैं कि आश्रम में जो है जितने भी लोग थे उनमें से एक एक आदमी जो है अब वो ये हिसाब लगाने में लग गया था कि मोटर कार से जो है बोरसद की जेल तक, जहां पर साबरमती जेल है, वहां तक पहुंचने में जो है कितना समय लगना है। और जेल का जो रास्ता है वो आश्रम के सामने से ही होकर जाता था, इसलिए जो है आश्रमवासी ये हिसाब लगा रहे थे कि बोरसद से साबरमती जेल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। और आश्रमवासी जो है ये हिसाब इसलिए लगा रहे थे क्योंकि ये जो है एक झलक पाना चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्योंकि वे उन्हें अपना नेता मानते थे और उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उनकी जो दांडी कूच है, उनकी जो दांडी की यात्रा तैयार होनी थी, उसको रोकने के लिए जो है पटेल को गिरफ्तार किया गया था। इसलिए जो है अब आश्रमवासी जो है पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, इसलिए वो जो है हिसाब लगा रहे थे कि बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क पर किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। अब लेखक बताते हैं कि समय का अनुमान जो लोगों ने लगाया था, गांधी जी भी जो है उस समय का अनुमान लगा रहे थे और अपने अनुमान के अनुसार जो है गांधी जी खुद ही जो है आश्रम से बाहर आ गए पटेल से मिलने के लिए। पीछे पीछे जो है सभी आश्रमवासी भी गांधी जी के साथ सड़क के किनारे पर खड़े हो गए। अब लोग जो है समय का अनुमान लगाकर समय से पहले ही जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की झलक पाने के लिए सड़क के किनारे क्यों खड़े हो गए थे? क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली गाड़ी है वो किसी भी हालत में वहां पर नहीं रुकेगी। लेकिन लोगों का जो ये ख्याल था वो उलट हो गया, वो उल्टा पड़ गया, क्योंकि वहां पर मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। संक्षिप्त होता है छोटी सी। अब लेखक बताते हैं कि जो वहां पर गाड़ी रुकी, जो लोगों का ख्याल था कि गाड़ी नहीं रुकेगी लेकिन गाड़ी रुकी, इस पर जो है लेखक बताते हैं कि गाड़ी रुकने पर ऐसा लग रहा था कि ये उनकी ये पर्सनैलिटी थी कि पुलिस वालों को मोटर वहां पर रोकनी ही पड़ी। गांधी जी और पटेल ने जो है वो सड़क पर ही मुलाकात की। उन्होंने जो है सड़क पर ही वे मिले, वो वहां से आश्रम की ओर नहीं गए। ये जो है एक बहुत छोटी सी मुलाकात थी। और जब सरदार वल्लभ भाई
पटेल कार में वापस बैठ रहे थे तो उन्होंने बैठते हुए आश्रम वासियों से और गांधी जी से कहा कि मैं तो अब चल रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, अब आप लोगों की बारी है। यानी अब यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कहना चाह रहे थे कि उन्होंने जो है अपना कर्तव्य यहाँ तक निभा दिया है, अब उन्हें जो है सजा हो गई है, वो यहाँ से आगे अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते हैं। अब जो है आश्रमवासी और जो गांधी जी है उन्हें ही जो है अपना कर्तव्य निभाना है और जो ये दांडी यात्रा है उसे पूरा करना है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने की सरकारी कदम की भर्त्सना की गई थी। प्रतिक्रिया होता है बदला या प्रतिकार और भर्त्सना होता है निंदा करना। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी हुई तो देश भर में जो है उसका बदला लेने के लिए जो है एक लहर दौड़ पड़ी। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के पक्ष में कोई भी देशवासी नहीं था और दिल्ली में जो है मदन मोहन मालवीय जी जो हैं उन्होंने जो केंद्रीय असेंबली है वहां पर एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें जो है उन्होंने ये पेश की थी प्रस्ताव में अपील कि उन्हें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बिना मुकदमा चलाए जो है जेल भेजा गया है। ये जो है जो सरकारी कदम उठाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिना मुकदमे के जेल भेजने का, इसकी जो है उन्होंने निंदा की थी। यानी वो इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। अभिव्यक्ति होता है प्रकट करना और नजीर होता है उदाहरण। गंभीर कहा जाता है भयानक और खतरनाक को। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो प्रस्ताव पारित किया था मदन मोहन मालवीय जी ने, वो जो है असेंबली में पास नहीं हो सका, वो पारित नहीं हो सका। अब इस प्रस्ताव पर जो है कई नेताओं ने अपनी अपनी राय जो है वो सदन में रखी थी, जिसमें से एक नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना और उन्होंने जो है असेंबली में इस प्रस्ताव पर यह कहा था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो गिरफ्तारी हुई है वो जो है स्वतंत्रता के सिद्धांत पर एक हमला है और भारत की सरकार जो है एक ऐसा उदाहरण पेश कर रही है जिसके जो है बहुत खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो गिरफ्तारी हुई है उसके परिणाम बहुत भयंकर, बहुत खतरनाक हो सकते हैं। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। तहत होता है अनुसार। अब यहाँ पर जो है कुछ नेता ये कह रहे थे कि जो गांधी जी के रास पहुंचने के समय ही जो है वो कानून लागू हो गया था जिसके अनुसार जो है पटेल को गिरफ्तार किया गया था। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि जो निषेधाज्ञा जो लागू की गई थी, जो मनाही का आदेश लागू किया गया था, वो जो है पहले ही लागू हो गया था और उसके बाद जो है पटेल ने वो भाषण दिया था जिसके कारण जो है वो गिरफ्तार हुए थे। अब जो है सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली थी। यानी वो हर एक चुनौती के लिए जो है वो तैयार थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो सरकार है वो उनकी जो दांडी यात्रा है उसे रोकने के लिए कोई भी कड़ा कदम उठा सकती है, कोई भी कानून पास कर सकती है। इसलिए उन्होंने जो है अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। अगुवाई कहा जाता है नेतृत्व को और आश्वस्त होता है विश्वास रखने को। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि पटेल की गिरफ्तारी के बाद जो है अब्बास तैयब जी जो है रास पहुंच गए थे। वे वहां क्यों आ गए थे पहले ही? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं गांधी जी को भी है किसी कानून के तहत गिरफ्तार ना कर दिया जाए, और अगर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जो यात्रा है उसका नेतृत्व करने के लिए कोई नेता होना चाहिए जो सभी लोगों को इकट्ठा करके जो है यात्रा कर सके या उनका मार्गदर्शन कर सके। तो उसके लिए यात्रा कर सके या उनका मार्गदर्शन कर सके तो उसके लिए अब्बास तैयब जी जो है वो रास पहुंच गए थे।
बोरसद से निकलने के बाद जो है लगभग सभी जो है ये विश्वास रख रहे थे कि अब जो है गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक जो है नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी जो है सभी को पूर्ण विश्वास नहीं था, वे सिर्फ थोड़ा बहुत उन्हें विश्वास था कि शायद नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी जो है कोई कमी नहीं रखी गई थी कि अगर गांधी जी को कहीं पकड़ा जाता है, कि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, फिर भी जो है उन्होंने अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए कोई ना कोई जो है तैयारी कर ली थी। उसके लिए जो है अब्बास तैयब जी जो है वो पहले ही रास पहुंच चुके थे। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख। जब गांधी रास पहुंचे थे तो वहां पर जो है गांधी जी का बहुत ही शानदार स्वागत हुआ था, बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ था। और उस स्वागत करने में जो है जो समुदाय था, दरबार समुदाय, वो उसमें सबसे आगे था। दरबार जो है वो एक समुदाय है, उसके जो नेतृत्व करने वाले थे गोपाल दास और रविशंकर महाराज, वो जो है वहां पर मौजूद थे गांधी जी का स्वागत करने के लिए। गांधी ने जो है जब उन्होंने भाषण दिया तो अपने भाषण में जो है उन्होंने खास तौर पर जो ये दरबार समुदाय हैं उनके लोगों का उल्लेख किया था, उन्होंने उनका धन्यवाद किया था। कुछ दरबार रास में रहते हैं पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुर और उससे सटे गांव दोवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। रियासतदार होता है रियासत या इलाके के मालिक। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो कुछ दरबार समुदाय के लोग हैं वो रास में रहते थे, पर उनकी जो मुख्य बस्ती थी, उनका जो मुख्य गांव था वो कनकापुर था और उसके सटे गांव दोवण में वे रहते थे। लेकिन दरबार लोग जो है वे इलाके के मालिक होते थे, यानी वे बहुत ज्यादा अमीर लोग थे, वे बहुत ज्यादा सहाबी लोग थे, ऐशो आराम में अपनी जिंदगी बिताने वाले लोग थे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो राजपाट वाले लोग थे। अब जो दरबार समुदाय के लोग हैं वे जो है अपना सब कुछ छोड़कर, यानी अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर, अपना राजपाट छोड़कर जो है रास में बस गए थे। यहाँ पर गांधी जी ने दरबार के जो समुदाय के लोग हैं उनके बारे में ये कहा था कि जो सभी लोग हैं वो जो है दरबार के समुदाय के लोगों से जो है त्याग और हिम्मत सीख सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने जो है इतना बड़ा त्याग किया था केवल जो है देश को स्वतंत्रता की ओर बढ़ाने के लिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि 21 मार्च को जो है साबरमती के तट पर एक बैठक होने वाली थी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की। लेकिन इस बैठक से पहले जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गांधी जी से मिलना चाहते थे, वो उनसे कुछ बातों का उल्लेख करना चाहते थे, कुछ बातें डिस्कस करना चाहते थे, या हो सकता है कि कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हों। उन्होंने संदेश भिजवाया जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है, तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। अब जो है जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के पास एक संदेश में गांधी जी ने जो है रास में अपनी जनसभा से पहले ही जो है एक पत्र लिखा और उसमें कहा कि उन तक पहुंचना बहुत कठिन है, क्योंकि पटेल की गिरफ्तारी के बाद जो गांधी जी हैं वो भी जो है अंडरग्राउंड हो गए थे, वो भी जो है सरकार के लोगों से बच रहे थे ताकि कहीं उन्हें भी जो है यात्रा से पहले किसी कानून के तहत जो है गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू को ये संदेश भिजवाया कि उन तक पहुंचना बहुत कठिन है और गांधी जी ने कहा कि अगर उन तक पहुंचना है जवाहरलाल नेहरू जी को जो है एक पूरी रात जागना पड़ेगा, उन्हें पूरी रात जाकर जो है यात्रा करनी पड़ेगी और अगर अगले दिन की रात से पहले जो है वे वापस लौटना चाहते हैं तो इससे बचा भी नहीं जा सकता, यानी वे रात को विश्राम नहीं कर सकते हैं अगर उन्हें अगली रात तक वापस पहुंचना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उन तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। मैं उस समय जहां भी रहूंगा संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा। वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझको मिल रहे हो।
संदेशवाहक होता है संदेश लेने या पहुंचाने वाला व्यक्ति। प्रयाण कहा जाता है यात्रा को और कठिनतम होता है बहुत अधिक कठिन। अब गांधी जी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू से ये भी बताते हैं कि गांधी जी उस समय जहां भी रह रहे होंगे, जो संदेशवाहक है, जो ये संदेश पहुंचा रहा है, ला रहा है, वो जो है जवाहरलाल नेहरू को वहां तक ले आएगा जहां पर जो है गांधी जी रह रहे होंगे। और जो ये यात्रा है, ये बहुत ही ज्यादा कठिन यात्रा है और इस कठिन यात्रा में जो है जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिल रहे होंगे। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधे पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। जाने परखे होते हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है, जो विश्वास किया जा सकता है, जो विश्वास पात्र होते हैं। जरा भी होता है थोड़ी भी। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि गांधी जी जो है जवाहरलाल नेहरू से ये बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को जो है रात के लगभग 2 बजे जो है उनके विश्वास पात्र जो मछुआरे हैं उनके साथ जो है एक धारा को पार करना पड़ेगा। यानी जो गांधी जी हैं वो किसी एक धारा के पार रह रहे होंगे उस वक्त। और लेखक यहाँ पर बताते हैं कि गांधी जी जवाहरलाल नेहरू से ये कह रहे हैं कि गांधी जी जो है राष्ट्र के एक प्रमुख सेवक, यानी यहाँ पर गांधी जी जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं कि वो उनके लिए भी जो है इस यात्रा में थोड़ा सा भी विराम नहीं दे सकते हैं। यानी अगर उन्हें गांधी जी से मिलना है तो उन्हें रात के समय ही जो है वो धारा पार करनी पड़ेगी। उन्हें जो है थोड़ा भी विश्राम नहीं करना पड़ेगा, रात भर जागना पड़ेगा और तभी वे बल्ला की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। स्वाभाविक होता है प्राकृतिक, और पुश्तैनी कहा जाता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा हो। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब वल्लभ भाई पटेल जी की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके कारण जो रास में जो आम लोग रहते थे उनके बीच में जो है सरकार के खिलाफ जो प्रतिक्रियाएं हैं वो प्राकृतिक थी। यानी वो प्रतिक्रियाएं होनी ही थी क्योंकि लोग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना नेता मानते थे, उनके कदमों पर चलते थे, उनकी बातों को फॉलो करते थे। तो जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसकी प्रतिक्रियाएं जो है लोगों के बीच में देखने को मिल रही थी। अब गांधी जी की जो जनसभा हुई थी उससे पहले ही जो है गांव के जो पीढ़ियों से चले आ रहे मुखिया थे उन्होंने और पटेल ने जो है गांधी जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। यानी सभी ने जो है अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी। उन्होंने जो है सरकार को अपना योगदान देने से मना कर दिया था, इसलिए जो भी सरकारी नौकरी पर तैनात थे उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दे दिया था। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में वे नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। अधिपत्य होता है अधिकार। अब लेखक बताते हैं कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी उससे पहले ही जो है गांधी जी ने ये निश्चय कर लिया था कि जो भी ये दांडी यात्रा होगी वो पूरी की पूरी यात्रा जो है वे ब्रिटिश अधिकार वाले भूभाग से ही करेंगे ताकि वे सरकार का पूरी तरह से विरोध कर सकें। और वे किसी भी राजघराने के इलाके से नहीं जाएंगे। यानी जो इलाका जो है ब्रिटिश अधिकार में नहीं होगा वे उस इलाके से नहीं गुजरेंगे। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो है थोड़ी देर के लिए गांधी जी को अपनी यात्रा को बड़ौदा रियासत से गुजारना पड़ा था। ऐसा क्यों करना पड़ा था? क्योंकि ऐसा ना करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। अब लेखक बताते हैं कि अपनी इस यात्रा के दौरान अगर ये यात्रा बड़ौदा रियासत से नहीं गुजरती तो ये यात्रा जो है करीब 20 किलोमीटर और लंबी हो जाती और इसका असर जो है यात्रा का जो कार्यक्रम जो पहले से तय हुआ था उस पर जरूर पड़ता। यानी जो यात्रा है वो और लेट हो जाती जिसका जो है कार्यक्रम पर असर पड़ता। इसलिए जो है उन्हें थोड़ी सी जो यात्रा है वो बड़ौदा रियासत से गुजारनी पड़ी और बड़ौदा जो रियासत थी वो ब्रिटिश अधिकार में नहीं थी। जो सत्याग्रही थे वे जो है गाजे बाजे के साथ जो है रास में दाखिल हुए थे तो वहां पर गांधी जी को जो है एक धर्मशाला में ठहराया गया था जबकि जो बाकी सत्याग्रही हैं उन्होंने अपने लिए तंबू गाड़ दिए थे और वे सब तंबुओं में रुके थे।
रास की आबादी करीब 30,000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा अपनी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। आबादी कहा जाता है जनसंख्या को। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि भले ही रास की जो जनसंख्या है वो केवल 3,000 के करीब थी, लेकिन गांधी जी की जो जनसभा हुई थी उसमें 3,000 की जगह 20,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। यानी आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि रास के ही नहीं बल्कि और भी लोग जो है गांधी जी के साथ इस यात्रा में जुड़े थे, और ये जनसंख्या लगभग 20,000 से भी ज्यादा की थी। और लेखक बताते हैं कि गांधी जी ने अपने भाषण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो ये सजा हुई है वो सजा जो है लोगों की सेवा करने के पुरस्कार के रूप में उन्हें मिली है। यानी यहाँ पर गांधी जी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की सेवा भाव को ऊपर दिखा रहे हैं कि उन्होंने जो है लोगों की सेवा की और उसके बदले में जो है उन्हें ये सजा पुरस्कार के रूप में मिली है। उन्होंने सरकारी नौकरियों के इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। तुच्छ कहा जाता है मूल्यहीन, यानी जिसका कोई मूल्य ना हो। अब लेखक बताते हैं कि गांधी जी ने जो है सभी को सरकारी नौकरियों से इस्तीफे देने के लिए भी कहा। यानी गांधी जी ने प्रार्थना की सभी लोगों से कि वे सरकार को अपना योगदान किसी भी तरह से ना दें, वे जो है सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दें। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जो हैं गंदगी पर मक्खी की तरह अभी भी चिपके हुए हैं। यानी यहाँ पर लेखक जो हैं गंदगी सरकार को कह रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो है अब लोगों का खून चूसने का काम कर रही थी। सरकार वो लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही थी, और मक्खी जो है वो उन लोगों को कहा था जो अभी भी जो है सरकारी नौकरियों की तलाश में जो है सरकार का योगदान देते जा रहे थे। तो यहाँ पर जो है गांधी जी ने जिस तरह से गंदगी पर मक्खी बैठी रहती है, उसी तरह से कुछ लोग जो बहुत ही स्वार्थी हैं उन्हें जो है मक्खी के तौर पर कहा है, और उन्हें ये कहा है कि वे जो हैं गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन लोगों को, यानी जो गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें जो है अपने वो बेकार से निजी स्वार्थ को भूलकर जो है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी उन्हें देश की स्वतंत्रता को आगे रखना चाहिए और अपने जो उनके मूल्यहीन जो स्वार्थ हैं उन्हें भूलना चाहिए। तभी जो है हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि गांधी जी ने उन लोगों की आंखें खोलने के लिए ये भी एक प्रस्ताव रखा कि वे लोग कब तक जो है गांव के मजदूर जो किसान हैं उनका खून चूसने में सरकार का योगदान देते रहेंगे। यानी यहाँ पर गांधी जी उन्हें ये समझाना चाहते थे कि सरकार ने जो लूट मचा रखी है, क्या अभी तक जो है उनकी आंखें नहीं खुली है कि वे सरकार की उस लूट को नहीं देख पा रहे हैं, क्या या फिर वे देखकर अनदेखा कर रहे हैं। यानी गांधी जी जो है सभी को प्रोत्साहित कर रहे थे कि वे सरकार का योगदान ना करें। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी, उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। अब लेखक बताते हैं कि गांधी जी जब भाषण दे रहे थे तो वे अपने भाषण में राजद्रोह की बात कर रहे थे। यानी सरकार को किसी भी तरह का योगदान ना देने की बात कर रहे थे, सरकार से विद्रोह करने की बात कर रहे थे, और वे ये कह रहे थे कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। गांधी जी जो है सरकार को बहुत अच्छी तरह से खुली चुनौती दे रहे थे, और वे ये कह रहे थे कि अब फिर से बादल घिर आए हैं। यानी वे ये कह रहे थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया था, हो सकता है कि उन्हें भी गिरफ्तार कर दिया जाए, और उसके लिए वे कह रहे थे कि ये एक सही मौका सामने आया है। यानी वे अपनी ओर से लोगों की सेवा करना चाहते थे, इसके लिए वो इसे सही मौका समझ रहे थे, और कह रहे थे कि अगर सरकार उन्हें अभी गिरफ्तार करती है तो ये एक अच्छी बात होगी। मुझे 3 माह की
मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर देशद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? लज्जा होती है, शर्म। अब गांधी जी जो है उन लोगों को ये भाषण दे रहे थे कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है तो उन्हें जो है 3 महीने की अगर सजा होती है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी जो है 3 महीने की सजा हुई थी। तो यहाँ पर गांधी जी भी कहते हैं कि अगर उन्हें भी 3 महीने की सजा होती है तो ये सजा देने में सरकार को शर्म आएगी। शर्म क्यों आएगी? क्योंकि गांधी जी तो राजद्रोह की बात कर रहे थे और जो राजद्रोही होते हैं उन्हें तो काला पानी की सजा होनी चाहिए, देश निकाले की सजा होनी चाहिए या फिर उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। अब गांधी जी कहते हैं कि अगर मेरे जैसे लोग, यानी जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, अगर वे जो है राजद्रोही होना अपना धर्म मानने लगे, से प्रश्न कर रहे थे। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। आशंका होता है संदेह या शक। अब लेखक बताते हैं कि जो सत्याग्रही थे वे शाम को 6 बजे के करीब जो है रात से चले थे और 8 बजे जो है वे कनकापुरा पहुंच गए थे। अब उस समय जो है लोग यात्रा से बहुत ज्यादा थके हुए थे और कुछ अधिक थकान तो इस बात से भी उन्हें हो रही थी कि उन्हें शक हो रहा था कि वे मही जो नदी है जिसे उन्होंने पार करना है वो कैसे उसे पार करेंगे और कब पार करेंगे। यानी उन्हें अभी तक इसका पता नहीं था कि वो कैसे पार करेंगे और कब उन्हें पार करनी है, इसका उन्हें अभी कोई अंदेशा नहीं था। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बियार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, गांधी जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। बियार होता है हवा और स्वराज कहा जाता है अपने राज्य को। अब लेखक बताते हैं कि जब सत्याग्रही जो है नदी के किनारे पहुंचे तो समुद्र की ओर से जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उस ठंडी हवा ने जो है सत्याग्रहियों का स्वागत किया। अब कनकापुरा जब वे पहुंचे तो वहां पर जो है एक 105 साल की बूढ़ी महिला ने जो है गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और उस बूढ़ी महिला ने गांधी जी से कहा कि महात्मा जी, आप अपना राज्य लेकर ही वापस आना। यानी जो ये दांडी यात्रा थी ये जो है स्वराज के लिए थी, यानी अपने राज्य के लिए थी। उसने कहा कि वे सफल होकर ही लौटें। तो गांधी ने कहा कि मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। यानी अब गांधी जी ने जो है दृढ़ संकल्प कर दिया था कि वे स्वराज लेकर ही लौटेंगे, वे स्वराज के बिना जो है वापस नहीं लौटेंगे। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे का था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। निर्धारित होता है निश्चित और स्थगित होता है टालना। अब लेखक बताते हैं कि जो गांधी जी की जनसभा थी उसका जो निश्चित समय रखा गया था वो रखा गया था 8 बजे का, लेकिन वे कनकापुरा जो है कुछ देर से पहुंचे थे जिसके कारण जो है उस निर्धारित समय को जो है थोड़ा टाल दिया गया था। उसे जो है 1 घंटे के लिए और आगे की ओर टाल दिया गया था। अब यानी वो 8 बजे की जगह 9 बजे होने वाली थी। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। राजा महाराजे जैसे सरकार नचाती है नाचने को तैयार हैं। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। कुशासन होता है गलत शासन और संहार होता है नाश करना। तो उस जनसभा में जो है गांधी जी ने जो ब्रितानी गलत शासन था उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि जो ये राज है, यानी जो ये ब्रितानी राज हम पर कर रहे हैं, ये राज, इस राज में जो है रंक से लेके राजा तक, यानी गरीब से लेके अमीर लोग सब दुखी हैं। और जो राजे महाराजे हैं जो हम पर राज कर रहे हैं वे जो है जैसा सरकार नचाती है नाचने को तैयार हैं, क्योंकि सरकार उन्हें अपनी ओर से बहुत सारी छूट दे रही थी। इस कारण जो है राजे महाराजे जो है सरकार का ही साथ दे रहे थे। इस राज को जो है गांधी जी ने राक्षसी राज कहा और ये भी कहा कि इस राक्षसी राज का नाश करना बहुत ही आवश्यक है अगर जो है सभी सुखी होना चाहते हैं। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है।
अब लेखक बताते हैं कि जब वे यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में जो है रेतीली सड़कें थी, जिसके कारण जो है सभी ने ये प्रस्ताव रखा कि जो गांधी जी हैं वो थोड़ी यात्रा जो है कार से कर लें। लेकिन इस पर गांधी जी ने जो है बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हो सकता है कि ये यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा हो और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। और गांधी जी ने सभी से ये कहा कि ऐसी यात्रा में निकलना, यानी जो ये धर्म यात्रा वो मान रहे थे, यानी दूसरों का जो उपकार करने के लिए जो यात्रा की जाती है, उस यात्रा में जो है वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जो है एक पुरानी रीति है। और उन्होंने ये भी कहा कि धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी बैठकर जाने से कोई भी लाभ नहीं मिलता, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि धर्म यात्रा उसे ही कहा जाता है जब यात्रा में सभी जो है एक समान कष्ट सहे, एक दूसरे का सुख दुख समझे, उसे ही जो है सच्ची यात्रा समझा जा सकता है। इसलिए उन्होंने जो है कार में जाने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी यात्रा को पैदल ही चलना स्वीकार किया। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। हुक्मरान कहा जाता है शासक को। अब लेखक बताते हैं कि जो ब्रिटिश शासक थे उनमें से एक वर्ग ऐसा भी था जिन्हें जो है ये अंदेशा था, जो है ये शक था कि जो गांधी और उनके सत्याग्रही हैं वो जो है समुद्र तक नहीं जाएंगे। वो जो है मही नदी के किनारे पर ही जो है अचानक नमक बनाकर जो है कानून को तोड़ देंगे, यानी वे जो है सरकार को गुमराह करेंगे। उन्हें ये लग रहा था क्योंकि समुद्री पानी जो है नदी के तट पर भी जो है काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए जो है सरकारी नमक चौकीदार जो है वो रखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश शासक के एक वर्ग को ऐसा लग रहा था कि जो गांधी और उनके सत्याग्रही हैं वो पूरे जो है समुद्र तक नहीं जाएंगे। वे जो है सरकार को गुमराह कर रहे हैं ताकि सरकार जो है समुद्र पर जो है पहरा दे और वे जो है नदी के किनारे से ही नमक बनाकर जो है अपना कानून तोड़ दें। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट कर दिया। नष्ट होता है बड़े। अब लेखक बताते हैं कि गांधी जी ने भी ये कह दिया था कि मही नदी के किनारे भी नमक बनाया जा सकता है। ये जो है गांधी जी ने इसलिए कहा ताकि जो सरकार है वो और ज्यादा चौकन्नी हो जाए। सरकार को भी जो है वे गुमराह कर रहे थे। अब गांधी जी को जो समझने वाले लोग थे, जो बड़े अधिकारी थे, वे जो है इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं थे कि गांधी जो हैं वो कोई काम अचानक या चुपके से करेंगे, क्योंकि वे गांधी को समझते थे। वे जानते थे कि गांधी जी जो है कोई भी काम जो है अचानक नहीं करेंगे, वे चुपके से कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने जो कहा है वही करेंगे, यानी वे दांडी पहुंचकर ही नमक को बनाएंगे और कानून को तोड़ेंगे। इसके बावजूद भी जो है उन बड़े अधिकारियों ने जो है नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया, ताकि इसका खतरा भी ना रहे कि गांधी जी जो है कहीं चुपके से अचानक नमक बनाकर जो है कानून मही नदी के किनारे ही ना तोड़ दे। मही के तट पर उस गुप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। भजन मंडलियां थी, डांडिया रास में निपुण दरबार थे। उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का डांडिया रास, देखो बल्लभ का डांडिया रास सरकार का नास, देखो विशल का डांडिया रास, देखो भगवान का डांडिया रास। डांडिया जो है वो एक प्रकार का नृत्य है और निपुण कहा जाता है कुशल को। अब लेखक बताते हैं कि मही नदी के किनारे पर जो है बहुत ही गहरा अंधकार था, रात थी, लेकिन उस अंधेरी रात में भी जो है वहां पर एक मेला जैसा लगा हुआ था। वहां पर जो है भजन मंडलियां लगी हुई थी, सभी भजन कर रहे थे। और लेखक बताते हैं कि जो दरबारी लोग थे, जो दरबार समुदाय के लोग थे, वे जो है डांडिया जो रास होता है उसमें कुशल थे, उसमें निपुण थे। और उनका जो गीत था उसके बोल कुछ इस तरह से थे, देखो गांधी का डांडिया रास, देखो वल्लभ का डांडिया रास, देखो विशल का डांडिया रास, देखो भगवान का डांडिया रास।
गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलपुर में काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी। अब लेखक बताते हैं कि गांधी जी को उस मही नदी को पार कराने की जो जिम्मेदारी थी वो रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। अब उन्होंने जो है इसके लिए एक नई नाव खरीदी थी कि रघुनाथ काका जो हैं वो पुरानी नाव में जो है गांधी जी को नहीं ले जाना चाहते थे। उन्होंने एक नई नाव खरीदी और उसको लेकर जो है वे कनकापुरा पहुंच गए थे। अब लेखक बताते हैं कि जो बदलपुर के रघुनाथ काका थे उनको जो है सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया था। निषाद राज जो है उन्होंने राम जी को जो है नदी पार कराई थी, इसलिए जो है रघुनाथ ने राम जी को जो है नदी पार कराई थी, इसलिए जो है रघुनाथ काका ने भी जो है गांधी जी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी ली थी। इसलिए रघुनाथ काका को जो है सभी निषाद राज कह रहे थे। और लेखक ये भी बताते हैं कि जो रघुनाथ काका है उनके पास बदलपुर में बहुत ज्यादा जमीनें थी और उनके पास जो है बहुत सारे नावें भी थी। लेकिन उन नावों के होते हुए भी जो है रघुनाथ काका ने गांधी जी को नदी पार कराने के लिए एक नई नाव ही खरीदी थी। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नजारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। नजारा होता है दृश्य। अब लेखक बताते हैं कि वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी के हाथों में जो है दिए थे। और ये लेखक बताते हैं कि जो ये नजारा था ये नदी के एक ओर ही नहीं था, ये दूसरी ओर भी था। क्योंकि दूसरी ओर भी जो है पूरा गांव और आसपास से आए हुए जो लोग हैं वो गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे अपने हाथों में दिए की रोशनी लेकर। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। अब लेखक बताते हैं कि जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक जो है अंधकार बहुत ज्यादा घना हो गया था, यानी रात बहुत ज्यादा हो गई थी। और रात में जो है इतना ज्यादा अंधेरा था कि जो थोड़े बहुत दिए जलाए हुए थे लोगों ने वे जो है रोशनी नहीं कर पा रहे थे, वे जो है उस अंधकार को नहीं मिटा पा रहे थे। और थोड़ी देर में ही जो है वहां पर कई हजार लोग पहुंच गए थे। कई हजार लोग जो है मही नदी के तट पर पहुंच गए थे। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया। पानी चढ़ आया था। गांधी झोंपड़ी से बाहर निकले और पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। अब लेखक बताते हैं कि रात के जब 12 बज गए थे तो उस समय जो है महिसागर नदी का जो किनारा है वो भरकर आ गया था, यानी समुद्र का पानी जो है नदी में चढ़ गया था और पानी जो है घुटनों तक आ गया था। गांधी जब झोंपड़े से बाहर निकले तब वे घुटनों तक के पानी में चलकर जो है अपनी नाव तक पहुंचे, जिसमें जाकर जो है उन्हें नदी पार करनी थी। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो जहां प्रतिध्वनि सुनाई दे। प्रतिध्वनि होता है किसी शब्द के उपरांत सुनाई देने वाला उसी से उत्पन्न शब्द या गूंज। अब लेखक बताते हैं कि जब नाव रवाना हुई, यानी जब जो है नाव मही नदी के किनारे से और निकल रही थी, तो लोगों ने जो है महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे लगाना शुरू कर दिया था। और जो नाव है वो खुद रघुनाथ काका चला रहे थे। अब लेखक बताते हैं कि कुछ देर के बाद जो नारे हैं उनकी आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी, यानी जब नाव जो है दूसरे तट की ओर रवाना हुई, जब दूसरे तट के लोगों को नाव दिखने लगी तो वे भी जो है नारे लगाने लगे और वे नारे भी महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे ही लगा रहे थे। और लेखक बताते हैं कि उस समय ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नदी का किनारा ना होकर जो है एक पहाड़ की घाटी हो, क्योंकि पहाड़ की घाटियों में जो है जब हम कोई आवाज लगाते हैं तो वो उस आवाज की प्रतिध्वनि जो है वापस हमें सुनाई देती है। तो ऐसा ही लग रहा था कि एक तट से लोग जो नारे लगा रहे हैं दूसरे तट के लोग भी वही नारे वापस बोल रहे थे। तो इस तरह से जो है लेखक यहाँ पर जो है उस नदी के किनारे से कर रहे हैं।
महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने चले गए। भिन्न होता है अलग, संभवतः कहा जाता है मुमकिन को, और विश्राम कहा जाता है आराम को। अब लेखक बताते हैं कि जो महिसागर का दूसरा तट था उसकी स्थिति भी अलग नहीं थी। उसकी स्थिति भी वैसी ही थी जैसे महिसागर के पहले तट की थी। वहां पर भी वैसा ही कीचड़ था, वैसी ही दलदली जमीन थी। और लेखक बताते हैं कि जो ये यात्रा थी वो सबसे कठिन हिस्सा था पूरी यात्रा का, ये कहा जा सकता है। और 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर जो है गांधी जी रात 1 बजे उस पार पहुंचे थे। अब यानी आप खुद सोच सकते हैं कि 12 बजे गांधी जी पहुंचे थे। अब यानी आप खुद सोच सकते हैं कि 12 बजे गांधी जी एक ओर से चले और 1 बजे जो है वे दूसरी ओर पहुंच रहे हैं। यानी 1.5 किलोमीटर पहले ही उनकी जो नाव है वो रुक गई थी, क्योंकि उसके आगे कीचड़ और दलदली मिट्टी थी, उसके आगे पानी नहीं था। और गांधी जी जो है 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर जो है अपने विश्राम स्थल तक पहुंचे थे। और जब गांधी जी वहां पहुंचे तो वे सीधे ही आराम करने चले गए। वे बहुत ज्यादा थक गए थे। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोंपड़ी पहले से ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। अब लेखक बताते हैं कि गांव के बाहर नदी के तट पर ही जो है गांधी जी के लिए पहले से ही झोंपड़ी तैयार कर दी गई थी। उन्हें पता था कि गांधी जी झोंपड़ी पहले से ही तैयार कर दी गई थी। और गांधी जी के उतर जाने के बाद भी जो है तट पर लोग दिए लेकर वैसे ही खड़े रहे जैसे वो पहले खड़े थे, क्योंकि अभी जो है केवल गांधी जी ही नदी पार करके आए थे। अभी जो बाकी सत्याग्रही थे उन्हें भी जो है नदी को पार करके आना था। और शायद जो है उन लोगों को ये भी पता था कि रात में जो है और भी लोग आएंगे जिन्हें जो है नदी पार करानी होगी, क्योंकि अंधेरे में जो है उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि कहां पर पानी खत्म हो रहा है, कहां से कीचड़ शुरू हो रहा है, कहां से जो है उन्हें पैदल चलना है और उन्हें कहां पर विश्राम करने के लिए पहुंचना है। इसलिए वे लोग जो है अभी भी हाथ में दिए लेकर जो है लोगों के इंतजार में खड़े थे। इस पाठ के जरिए आपने जाना कि नमक कानून तोड़ने में केवल गांधी जी का ही योगदान नहीं था, उसमें और भी बहुत सारे नेता और सत्याग्रहियों का योगदान था। और इस दांडी यात्रा में सत्याग्रहियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और अपनी सूझबूझ के निवारण भी किया था। इन्हीं बातों को लेकर जो है लेखक ने इस पाठ में प्रकाश डाला है। आशा करते हैं कि आपको इस पाठ को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अन्य विषयों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप हमारे चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।